हेलो स्टूडेंट्स, एचडी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपके कमेंटों को रीड किया था तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करिए कि इस साल के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज का ये शानदार वीडियो हम इसी उद्देश्य पर लेकर आए हैं। आज हम प्रत्येक यूनिट से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है। आपको बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए, निश्चित ही आप बहुत ही कम समय में बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और अगर किसी भी यूनिट किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है तो उसका आपको अलग से वीडियो हमारी एचडी केमिस्ट्री चैनल पर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल की परीक्षा में आने वाले बीएससी थर्ड सेमेस्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चाहे आप किसी भी कैंपस किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक सहायक सिद्ध होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो के अंत में आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे ये वीडियो साथ ही शेयर करें जिससे सब तक पहुंच जाए। तो आज हम डिस्कस करते हैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत। जी हाँ, बीएससी थर्ड सेम। बीएससी थर्ड सेम में जो आपकी केमिस्ट्री है वो केमिकल डायनामिक्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब रासायनिक गति के बारे में, डायनामिक्स जैसे कि काइनेटिक्स का अध्ययन करना है आपको, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत कॉम्प्लेक्सेस का अध्ययन करना है, कुछ स्पेशियल स्पेक्ट्रा का अध्ययन करना है। तो बहुत ही शानदार सिलेबस है बीएससी थर्ड सेम्स का, और मैनी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर आपकी 8 यूनिट्स हैं, ठीक है, 8 यूनिट्स हैं यहाँ पर, टोटल 8 यूनिट्स हैं, और इनमें सेवरल मैनी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पर यूनिट में बनते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब प्रत्येक यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका विशेष रूप से भैया ध्यान देना है। तो आपका जो पहला टॉपिक है, इसका पहला जो यूनिट है वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। जी हाँ, यूनिट फर्स्ट केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स में जो मोस्ट क्वेश्चन है, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन पर बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चंस में कुछ आपकी टिप्पणियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। टिप्पणियां, जी हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में
बहुत बार आई हैं शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। जैसे अभिक्रिया की कोटि क्या है, आणविकता क्या है, यानी कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसके साथ साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तो आपको ध्यान देना ही देना है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, आणविकता क्या है, इसमें क्या अंतर है। साथ ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो डेरिवेशन पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक के लिए डेरिवेशन सबसे ज़्यादा आता है। वेग स्थिरांक के लिए डेरिवेशन सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है भैया। ये इस टाइप से इसको आपको जो है ध्यान रखना है। साथ ही हाफ लाइफ है, अर्धायु काल। अगर आपका सवाल आता है, सवाल टी सफिक्स हाफ, अर्धायु काल, वेग जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु काल के बीच संबंध होता है भैया 0.693 अपॉन टी सफिक्स हाफ के बराबर। जी हाँ, तो ये आपको रिलेशन ध्यान देने हैं। इनको कैसे डिराइव करते हैं, इनका डेरिवेशन भी ध्यान देना है, और आणविकता और कोटि में अंतर, उन पर टिप्पणी आपको जो है ध्यान रखनी है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। इसके अलावा क्वेश्चन आता किस प्रकार से है, निम्न पर शॉर्ट नोट या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दर नीतांक, अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक पर टिप्पणी, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता। साथ ही जैसे क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, 2 उदाहरण लिखिए, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करो, उसके एग्जाम्पल्स लिखो। इस टाइप से रिएक्शन आती है। एक दो बार आपका जो क्वेश्चन आया है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में भी आया है। तो जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर वैसे ही डेफिनीशन होगी, वैसे ही सेकंड ऑर्डर की, केवल एग्जाम्पल चेंज होते हैं, थोड़ी सी परिभाषा चेंज होती है। तो आपको एक दो एग्जाम्पल ध्यान देना है और डेफिनीशन ध्यान देनी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है वो आणविकता और कोटि में अंतर भैया बहुत ज़्यादा मोस्ट है, या उन पर टिप्पणी। तो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको आप जरूर ध्यान देंगे। इसके अलावा और भी आपके शॉर्ट नोट आ जाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, जी हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी EA, जिसे आप सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, इस पर भी शॉर्ट नोट आता है। इसके अलावा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रियत संकुल क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर भी टिप्पणी आपसे पूछी जा चुकी है। और इसके बाद ज़्यादातर जो मोस्ट है वो है भैया स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भैया, यानी आभासी एकाणु का अभिक्रिया। ये तो बहुत बार आया है क्वेश्चन। सो यहाँ पर 3 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बने, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर या उन पर संक्षिप्त टिप्पणी, आभासी एकाणु अभिक्रिया पर टिप्पणी, सक्रियण ऊर्जा या सक्रियत संकर पर टिप्पणी। ये 3 बहुत ही शॉर्ट, बहुत ज़्यादा मोस्ट शॉर्ट यहाँ पर बने हैं इस टॉपिक, इस पहली यूनिट केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है भैया। इसके अलावा लॉन्ग में आपको ये डेरिवेशन ध्यान देना है। इन डेरिवेशन के अलावा आपको 2 चीज़ें और ध्यान देनी है। कॉलिजन थ्योरी भैया, कॉलिजन थ्योरी, संघटन सिद्धांत। कॉलिजन थ्योरी उतना ज़्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सिंपल है, आप इसको पढ़ सकते हो।
कॉलिजन थ्योरी जिसे आप संघटन सिद्धांत कहते हैं, और भैया टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ताप गुणांक, यानी 10 डिग्री सी ताप बढ़ा देते हैं तो क्या फर्क होता है अभिक्रिया के वेग में और वेग स्थिरांक में। अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक 2 से 3 गुना बढ़ जाता है प्रत्येक 10 डिग्री सी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देने पर। ठीक है, इसके अलावा अगर सवाल आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही आपका क्या आएगा भैया, सवाल आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सवाल आएगा, या फिर यहाँ सक्रियण ऊर्जा के विषय में आप आर्हेनियस इक्वेशन भी आपको ध्यान रखना है। आर्हेनियस इक्वेशन वेग स्थिरांक का ताप का वेग स्थिरांक पर प्रभाव या ताप पर निर्भरता, वेग स्थिरांक ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो ये एक चरघातांक की इक्वेशन है, ये आर्हेनियस इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, के बराबर ए इंटू ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। जी हाँ, माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर आप लॉग लेते हैं तो लॉग लेकर इसको वास्तविक रूप में बदल लेते हैं। ये आपका अभी चरघातांक की रूप है। के यहाँ पर वेग स्थिरांक है, कैपिटल ए आर्हेनियस कारक है, ई ए सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस नीतांक है, टी क्या है, परम ताप है। ठीक है, तो ये आर्हेनियस इक्वेशन आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर सवाल किस तरह का आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में कितना समय लेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको किस तरह से लगाने हैं भैया, ये ए आपको एक पदार्थ मान लेना है, उससे इस तरह से प्रोडक्ट बन गया। प्रारंभिक मात्रा भैया स्मॉल ए, ये 0 प्रारंभ में, कब, जब टी बराबर 0 है। जी हाँ, जब समय 0 है। इसके बाद ए माइनस एक्स, ये एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर अब आपको परसेंटेज के क्वेश्चन में भैया ए बराबर 100 मान लेना। अब जितने परसेंट क्रिया पूर्ण हो रही है, मान लो 20% हो रही, तो एक्स बराबर आप 20 मान लेंगे। ठीक है, और इस सूत्र में रख देंगे जो ये वेग स्थिरांक का सूत्र है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग 10 ए बटे ए माइनस एक्स। ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक मात्रा है, और ए माइनस एक्स टी समय पर या टी समय के बाद मात्रा है या सांद्रता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके पहले यूनिट में बनते हैं। आणविकता, अभिक्रिया की कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, सक्रियण ऊर्जा, सक्रिय संकोल, कॉलिजन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत, या फिर इसका न्यूमेरिकल्स यानी सवाल। ये आपका पहला यूनिट था। पहली यूनिट में यही मोस्ट क्वेश्चन है भैया। 3-3, 4-4 क्वेश्चन ही हम आपको पर यूनिट में बताएंगे, उतना ही आपको पढ़ना है। आपको बिल्कुल 100% पेपर बनेगा, पूरा उसी से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज़ मोस्ट आपको बताई जा रही है, तो इतना बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करते जाइए कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन से यूनिट से क्या क्या पढ़ना है, और उसके पर्टिकुलर वीडियो भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं भैया। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट यूनिट है, सेकंड। केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, रासायनिक साम्यावस्था। रासायनिक साम्यावस्था। अब इस रासायनिक साम्यावस्था के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम। जी हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम, इस रासायनिक साम्यावस्था टॉपिक
इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन भैया बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं इस साल, उनका लॉन्ग आ सकता है, आना ही आना है, ये मान लीजिए आप, आना ही आना है। दो तीन क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं और उनको इस साल के पेपर में आना ही आना है। तो पहला है भैया, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लिखो, लॉ ऑफ मास एक्शन। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम जो 1864 में वैज्ञानिक गुडवर्ग और बागी ने प्रस्तुत किया था, किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है या अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। इसे आप द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहते हो भैया, स्थिरता पर। जी हाँ, तो लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके बारे में टिप्पणी बहुत बार पूछी गई है। इसके अलावा एक दो बार ये भी क्वेश्चन आया है कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम की ऊष्मागत की व्युत्पत्ति कीजिए, थर्मोडायनामिक एक्सप्रेशन भी इसका पूछा जा सकता है। बहुत मोस्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन और उसका थर्मोडायनामिक एक्सप्रेशन, यानी ऊष्मागत की व्युत्पत्ति भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा बीयू झांसी में कई बार ये क्वेश्चन इस रूप में आया है कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के आधार पर PCl5 के वियोजन की विवेचना करिए या अमोनिया के संश्लेषण की विवेचना करिए। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 का वियोजन कैसे होता है? PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में, या अमोनिया का संश्लेषण N2 प्लस 3H2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इज इक्वल टू 2NH3। ठीक है, इन पर लॉ ऑफ मास एक्शन का एप्लीकेशन पूछा जाता है कि इन पर अप्लाई करिए लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि इस यूनिट में लॉ ऑफ मास एक्शन कितना मोस्ट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है भैया, है ना। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ये मोस्ट है, बहुत बार आया है। इसके अलावा इस चैप्टर की शान, इस चैप्टर की जान, आपके पेपर की शान, पेपर में हर साल आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपका है क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन का डेरिवेशन। जी हाँ, वन टॉप इक्वेशन और क्लासियस इक्वेशन, क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, ये इस चैप्टर की शान है, आपके पेपर की भी शान है। 110% इनको यहाँ पर आना ही आना है। इस चैप्टर में द्रव्यानुपाती क्रिया नियम और इन वन टॉप इक्वेशन, वन टॉप समायतनी और क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, तीन चीजें बस। इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ना चाहे तो गारंटी से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, गारंटी से इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम का आपको थर्मोडायनामिक्स एक्सप्रेशन भी भैया करना है। ठीक है, डेल्टा G0 बराबर -RT ln Kp, इसके आपको वीडियो मिलेंगे, हम आपको इसके वीडियो प्रोवाइड करा देंगे किस तरह से ये एक्सप्रेशन किया है। इसके अलावा भैया वन टॉप इक्वेशन, वन टॉप इक्वेशन, जी हाँ, वन टॉप इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, इसका डेरिवेशन जी D ln Kp अपॉन dt बराबर डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर, डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर, ये आपका क्या है? वन टॉप इक्वेशन है। अब इसको अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट लगा के, तो एक रूप और बन जाता है इंटीग्रेशन के बाद। जी हाँ, log 10 बेस Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन जी डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, 1/T1 माइनस 1/T2
T2। ये इसी का जब आप इंटीग्रेशन करा देते हो तो इसी का रूप बन जाता है, ठीक है। इसी तरह वानठाप समायतनी भी है। वानठाप इक्वेशन है ये, समायतनी में यहाँ मानक एंथैल्पी ले लेते हो आप, मतलब समायतनी में आप DLN KP अपॉन DT बराबर डेल्टा H नॉट अपॉन RT²। इस तरह से आप वानठाप इक्वेशन, वानठाप समायतनी इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है क्लैपेरॉन इक्वेशन। जी, क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लैपेरॉन समीकरण। जी, क्लैपेरॉन समीकरण कितना होता है? क्लैपेरॉन समीकरण और क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो dP अपॉन dt, जी, dP अपॉन dt बराबर डेल्टा H अपॉन T इंटू डेल्टा B, डेल्टा H अपॉन T इंटू डेल्टा B, T इंटू डेल्टा V, इतना आपका क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है दो फेज के लिए। ये आपका जो है इस टाइप से लिख सकते हो, डेल्टा H अपॉन T, अगर फेज A और B है तो BB माइनस BA, इस टाइप से लिख सकते हैं डेल्टा V की स्थान पर। इसी के अलावा यहाँ पर करेक्शन हुआ था क्लैपेरॉन का, क्लासियस का, तो इसको फिर आप कहते क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण। जी हाँ, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण भैया ये बहुत मोस्ट लॉन्ग है, इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बार आया है, आता ही है, बहुत ज़्यादातर आता है भैया। तो क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण भी आपका वानठाप जैसा ही है, DLN KP अपॉन DT बराबर डेल्टा H V अपॉन RT², डेल्टा H V अपॉन RT²। जी हाँ, इसी में अब आप इंटीग्रेशन करा देंगे तो इस तरह का रूप आ जाएगा। तो यहाँ पर दो फेज के लिए ये आपकी गुप्त ऊष्मा यहाँ पर ली जाती हैं, तो ये आपका क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हो जाता है। तो इस टॉपिक में लॉ ऑफ मास एक्शन और उसका थर्मोडायनामिक एक्सप्रेशन, इसके अलावा लॉ ऑफ मास एक्शन का एप्लीकेशंस, और साथ ही सबसे ज़्यादा मोस्ट वानठाप इक्वेशन, वानठाप समायतनी, वानठाप समीकरण, उसी को वानठाप समायतनी कहते हैं, और क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का डेरिवेशन, ये आपको 100% सीखना ही सीखना है। ये आपके इस साल के पेपर में आएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत मोस्ट दो यूनिट आपने जाने। इसके बाद है फेज इक्विलिब्रियम, तीसरा यूनिट जो है आपका वो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, जहाँ पर आप सिस्टम्स को पढ़ते हैं, फेज को पढ़ते हैं। फेज इक्विलिब्रियम यूनिट थर्ड। जी हाँ, यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, क्या मोस्ट है? फेज इक्विलिब्रियम प्रावस्था साम्य। जी, तो प्रावस्था साम्य के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? तो एक एक चीज आपको जाननी है और कम समय में ही आप इनको बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। फेज इक्विलिब्रियम की बात की जाए, फेज इक्विलिब्रियम प्रावस्था साम्य। जी हाँ, प्रावस्था साम्य में आपके जो शॉर्ट नोट हैं, शॉर्ट नोट सबसे ज़्यादा मोस्ट इस टॉपिक में। जी हाँ, शॉर्ट नोट कौन सा आ सकता है? शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रावस्था पर डेफिनेशन पूछ लेता है, फेज पर, फेज यानी प्रावस्था, प्रावस्था पर टिप्पणी लिखिए। इसके अलावा घटक क्या है, घटक पर टिप्पणी लिखिए। घटक, घटक, प्रावस्था घटक और
स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि, है ना, कोटि, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, ये आप प्रावस्था नियम, साथ ही प्रावस्था नियम सबसे ज्यादा मोस्ट है भैया, प्रावस्था नियम इस टॉपिक में। जी हाँ, प्रावस्था नियम सबसे ज्यादा मोस्ट है। प्रावस्था क्या है, घटक क्या है, प्रावस्था नियम क्या है, स्वतंत्रता की कोटि क्या है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ अगर लॉग आता है तो जल तंत्र आपको दो सल्फर निकाय और जल तंत्र के प्रावस्था आरेख की विवेचना सीखनी है। प्रावस्था आरेख बनाइए। प्रावस्था आरेख कौन कौन से ध्यान देने हैं? प्रावस्था आरेख, प्रावस्था आरेख आपको ध्यान देना है जल तंत्र का। जी हाँ, जल तंत्र सबसे ज्यादा जो मोस्ट है, जल तंत्र और सल्फर तंत्र। सल्फर तंत्र दो ज्यादा मोस्ट है। इसके बाद एक आध बार CO2 का भी आया है, लेकिन आपको ये दो ध्यान देने हैं भैया, जल तंत्र और सल्फर तंत्र। या फिर आप इसका लॉन्ग स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जितने लॉन्ग आते हैं सभी आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, है ना। कोई एनी 2 एनी 3 इस टाइप से लॉन्ग आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में इस टॉपिक में चूंकि पूरी थ्योरी है, इस आरेख को आपको सीखना पड़ता है, उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो अगर आपको एक बोकस लगता है ये टॉपिक, तो केवल आप इस टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चंस ध्यान दे सकते हैं। प्रावस्था नियम क्या है, घटक क्या है, स्वतंत्रता की कोटि क्या है, ठीक है, इतने से आपका काम चलेगा, ठीक है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आपको वन हाफ इक्वेशन या क्लासियस क्लेप्रॉन इक्वेशन, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। जी, गैसों की काइनेटिक थ्योरी, गैसों की गतिज सिद्धांत। जी, गैसों के काइनेटिक थ्योरी, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस यूनिट पर हम बात कर लेते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जी हाँ, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट, बिल्कुल एक भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं बताया जा रहा है। जो जो आपकी पेपरों में आते हैं, जो जो आ सकते हैं, वही हमने आपको बताए हैं, उन्हीं को सेलेक्ट करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। कलेक्ट करके आपको वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इतना ही आपको पढ़ना है, आप निश्चित ही बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो अब हम बात करते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के गतिज सिद्धांत पर, काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंतर्गत सर्वाधिक मोस्ट जो है आपकी शॉर्ट नोट कौन कौन से हैं, शॉर्ट नोट संक्षिप्त टिप्पणियां कौन कौन सी आ सकती हैं सबसे ज्यादा आने वाली? पहली बात तो है वेग, गैस के अणुओं का जो आणविक वेग होते हैं, जैसे आपका औसत वेग, औसत वेग, ठीक है, प्रायक्तम वेग, प्रायक्तम वेग, औसत वेग, प्रायक्तम वेग और वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, स्क्वायर मीन, रूट वेलोसिटी, VRMS। जी हाँ, तो इन तीनों में रिलेशन और तीनों की डेफिनेशन दो दो लाइन की है, बहुत मोस्ट है। तीनों में रिलेशन ध्यान देना है आपको और तीनों की डेफिनेशन ध्यान देनी है। तीनों पर टिप्पणी कई बार आई है। इसके अलावा यहाँ पर सर्वाधिक मोस्ट जो टिप्पणी है भैया, स्टार लगा देते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट टिप्पणी है वो है भैया संघट्ट या संघट्टन आवृत्ति, सर्वाधिक मोस्ट टिप्पणी है। सर्वाधिक मोस्ट टिप्पणी है औसत, औसत मुक्त, जी हाँ, औसत मुक्त पथ है, ये संघट्टन आवृत्ति, औसत मुक्त पथ, ये सर्वाधिक मोस्ट टिप्पणी है भैया। सबसे ज्यादा मोस्ट, सबसे ज्यादा आई हैं
ठीक है, सबसे ज़्यादा आई है ये टिप्पणी। इसके अलावा क्रांतिक स्थिरांक भी आपको, क्रांतिक घटना, क्रांतिक स्थिरांक पढ़ने हैं। क्रांतिक स्थिरांक का अलग से क्वेश्चन आ जाता है। क्रांतिक ताप, क्रांतिक आयतन, क्रांतिक दाब, क्रांतिक स्थिरांक और वान डर वाल्स स्थिरांक में क्या रिलेशन है। जैसे क्रांतिक आयतन BC बराबर होता आपका 3B, ठीक है, और क्रांतिक दाब PC बराबर है A/27B², ठीक है, और क्रांतिक ताप TC बराबर होता है 8 × A/27RB। जी हाँ, ये आपके क्रांतिक स्थिरांक है। और यहाँ पर एक अलग से सबसे ज़्यादा मोस्ट जो क्वेश्चन आया, शॉर्ट नोट नहीं बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन अलग से पूछ दिया जाता है। टिप्पणियाँ तो इतना ही मोस्ट हैं। औसत वेग, प्रायक्तम वेग, वर्ग माध्यमूल वेग, और सबसे ज़्यादा मोस्ट टिप्पणी है संघटन आवृत्ति या संघटन व्यास भी आ जाता है। औसत मुक्त पथ, ये सर्वाधिक मोस्ट टिप्पणी है। और क्रांतिक स्थिरांक का शॉर्ट आता है तो अलग से पूछ देते हैं, इनका आपस में रिलेशन पूछ देते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, संगत अवस्थाओं के नियम की व्याख्या कीजिए। संगत अवस्थाओं का नियम, जी हाँ, संगत अवस्थाओं का नियम, समानीत नियम, संगत अवस्थाओं का नियम सबसे ज्यादा मोस्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चन। संगत अवस्थाओं का नियम यह आ जाता है भैया कि सिद्ध करो, या समानीत नियम कहते इसी को। आप सिद्ध करिए, प्रूव डेट, है ना, सिद्ध करिए, प्रूव डेट, सिद्ध करो, सिद्ध करो। ये सबसे ज्यादा बार आया है π+3/π²। जी हाँ, π+3/π² और 3π-1 इक्वल टू 8 थीटा। ये आपका सबसे ज्यादा आया है शॉर्ट सिद्ध करने को। बहुत मोस्ट है भैया, ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट है। यहाँ पर पाई क्या है, समानीत दाब है, और फाई क्या है, समानीत आयतन है, और थीटा क्या है भैया, समानीत ताप है। समानीत दाब पाई बराबर P/PC। जी हाँ, समानीत आयतन फाई बराबर V/VC। जी, फाई क्या है, समानीत आयतन है, V/VC, और समानीत ताप थीटा बराबर T/TC। इस तरह से ये आपका जो है इन्हीं के माध्यम से इसको प्रूव्ड करना है, सिद्ध करना है। और इसके अलावा ये क्रांतिक स्थिरांक भी आपको पढ़ने हैं। इतने आपके इस टॉपिक में भैया शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और लॉन्ग बन के आता है तो इसी में से आ जाता है। या फिर आपसे लॉन्ग जो पूछा गया है वो है वान डर वाल्स समीकरण की व्युत्पत्ति करिए। वान डर वाल्स समीकरण में आयतन संशोधन और दाब संशोधन, मतलब आदर्श गैस समीकरण में जो आयतन संशोधन और दाब संशोधन हुआ था उसका स्पष्टीकरण करते हुए वान डर वाल्स समीकरण की व्युत्पत्ति करिए। ये आपका BU झांसी में 2-3 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। या फिर इसके अलावा भैया मैक्सवेल के आणविक वेग वितरण नियम का उल्लेख करो। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। मैक्सवेल के आणविक वेग वितरण का उल्लेख करिए, आणविक वेग वितरण नियम का उल्लेख करिए। मैक्सवेल का आणविक वेग वितरण नियम और वान डर वाल्स इक्वेशन में जो आदर्श गैस समीकरण था उसमें जो दाब संशोधन, आयतन संशोधन करके वान डर वाल्स इक्वेशन ड्राइव किया है उसका आपको ध्यान रखना है। या फिर मैक्सवेल का आणविक वेग वितरण नियम और इस नियम पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और या फिर इन्हीं से लॉन्ग बन के आ जाता है। तो इतना आपको इस टॉपिक यूनिट काइनेटिक्स थ्योरीज ऑफ
गैसेस, इसमें आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, इसके बाद अगला है आपका लिक्विड स्टेट। अगला 5वां यूनिट पर, हम 5वें यूनिट पर पहुंच गए हैं, जिसमें लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था। जी हाँ, लिक्विड स्टेट, इस टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है। द्रव अवस्था यूनिट 5। देखिए आपके 8 यूनिट हैं, तो अब यूनिट के हिसाब से तो वैसे बहुत छोटा सिलेबस नहीं है ना। पूरे साल आप मतलब कि 6 मंथ पढ़ते हो, उसके बाद एक सेमेस्टर का एग्जाम देते हो, जिसमें 6 मंथ का ड्यूरेशन है, लेकिन आप रियलिटी में 4th मंथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। और अब एग्जाम के टाइम में क्या आ जाता है, एकदम से इतना सारा पढ़ा तो एकदम से क्या होता है, डर आता है। तो भैया डरना नहीं है, लड़ना है, डट के सामना करना है प्रश्न पत्र का। जी हाँ, पेपर में आप अपना धैर्य ना खोएं, उसका डट के सामना करें। डरना नहीं है, लड़ना है। और अगर लड़ोगे तो अब देखिए क्या होता है कि अगर आप एक एक चीज टॉपिक की पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा समय लगेगा, उतना समय हमारे पास है नहीं। इसलिए हमें हर चैप्टर का निचोड़ पढ़ना है, और वही निचोड़ हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और आप कम से कम समय में भी टॉपर बन सकते हैं, आप मेधावी बन सकते हैं। जी हाँ, इसलिए आपको वही पढ़ना है जो मोस्ट है। यूनिट टॉपिक के अंतर्गत क्या पूछा जाता है, किसका आगे यूज है, क्या पढ़ा जाए, पढ़ाई किस ढंग से की जाए, उसी आधार पर आपको पढ़ना है। तो यूनिट 5, इसमें यूनिट 5 लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट के अंतर्गत द्रवों में विभिन्न प्रकार के अंतरा अणुक बलों का वर्णन कीजिए। जी हाँ, द्रवों में अंतरा अणुक बल, द्रवों में अंतरा अणुक बल मतलब आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड में डिस्क्राइब करना है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लिक्विड स्टेट में मोलिक्यूल्स के बीच में कितने टाइप के फोर्सेस लगते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस, और उनको डिस्कस करना। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है सीधा, ये लॉन्ग बताया हमने आपको, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर शॉर्ट नोट, बहुत छोटा सा अध्याय है ये, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। शॉर्ट नोट्स यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ सकते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। जी हाँ, सबसे मोस्ट शॉर्ट है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या है, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं, और इनके टाइप्स, 3 प्रकार के टाइप्स भैया, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल और कॉलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। जी हाँ, स्मैक्टिक, नेमेटिक, कॉलेस्ट्रिक, जी तीनों ध्यान। लिक्विड क्रिस्टल्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर तीनों चीज़ें आ जाएंगी, चित्र सहित आपको बताए गए थे। जी हाँ, तो शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट क्वेश्चन में लिक्विड क्रिस्टल पढ़ना ना भूलें। इस टॉपिक की शान है लिक्विड क्रिस्टल, इस टॉपिक में सर्वाधिक मोस्ट है लिक्विड क्रिस्टल। और 7 सेगमेंट सेल, 7 खंडीय सेल भी 1-2 बार टिप्पणी में आया है। 7 खंडीय सेल, जी 7 खंडीय सेल, 7 सेगमेंट सेल, 7 खंडीय सेल, ये भी आपका आया है। इसके अलावा जेल, जेल पर टिप्पणी, जेल जो कि कोलाइड होते हैं, जेल कैसे बनते हैं, है ना, प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ जेल, तो जेल पर टिप्पणी। तो ये आपके टिप्पणी है, शॉर्ट नोट्स है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन के आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है द्रवों में विभिन्न प्रकार के अंतरा अणुक बलों का वर्णन कीजिए और द्रव क्रिस्टल पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल और कॉलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल, आपको ये समझाना पड़ेगा। एक बार इसका
एक दो बार लॉन्ग भी आया है कि द्रव्य क्रिस्टल से आप क्या समझते हो, द्रव्य क्रिस्टलों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, इन क्रिस्टलों की संरचना एवं अनुप्रयोग का उल्लेख करिए, ये लॉन्ग भी आया है। तो ये जो शॉर्ट नोट हम बता रहे ना, तो जरूरी नहीं है कि वो शॉर्ट में ही आए, बस ये जरूरी है कि आपके पेपर में आएंगे। अब वो लॉन्ग का रूप ले सकते हैं, शॉर्ट का रूप ले सकते हैं, आपको तो ये ध्यान देना है कि हमें यूनिट के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। अब हम आ गए हैं भैया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर। जी हाँ, संकुल रसायन या उप सह संयोजन रसायन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो आपके यूनिट 6 है, यूनिट 6, 7, 8 तीन यूनिट्स आपके कॉम्प्लेक्सिंग पर आधारित है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर आधारित है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर अब आ गए हैं। इसका जो हमारी ये केमिस्ट्री है थर्ड सेम की है ना, क्या नाम था इसका, केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये इस केमिस्ट्री का नाम है। इस वजह से आपने जो केमिकल डायनामिक्स था वो आपने पूरा जान लिया है कि क्या क्या आपको कहाँ से किस यूनिट से कितना कितना पढ़ना है। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जी तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जी भैया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस यानी अंतर, मतलब द्विक लवण और संकुल में अंतर स्पष्ट करना है। दूसरी चीज बर्नर का सिद्धांत, अल्फ्रेड बर्नर का सिद्धांत पढ़ना है आपको। जी हाँ, अल्फ्रेड बर्नर ने जो संकुलों के विषय में सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत को पढ़ना है। द्विक लवण और संकुल में अंतर क्या है, इसके अलावा भैया उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या पर टिप्पणी जरूर ध्यान रखेंगे आप। बर्नर सिद्धांत उपसह संयोजन संख्या पर टिप्पणी, इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, इसको टिप्पणी को आप जरूर ध्यान रखेंगे। बहुत बार ये आपसे पूछी जा चुकी है, जी हाँ बहुत बार आई है ये टिप्पणी। इस टिप्पणी को बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मोस्ट है वो है सिडविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, जी हाँ प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम EAN, इसको कैसे आप कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ आपको सीखना है। सिडविक का सिद्धांत इस रूप में आपसे पूछा जाता है और ये जनरल पहला जनरल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसके अलावा IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सों के IUPAC नाम, कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नाम के पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, ठीक है, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखते हैं, फिर मेटल का नाम लिखते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाता है रोमन अंकों में। तो इस तरह से उसके नियम है, रूल्स है कि आप IUPAC नाम कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्सिंग के। तो IUPAC नाम, सिडविक का EAN थ्योरी मतलब प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम बहुत ज़्यादा मोस्ट है, और कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या पर टिप्पणी बर्नर का सिद्धांत। जी हाँ, इस यूनिट में आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यूनिट 7 आती है थ्योरीज ऑफ यूनिट 7 में आपका है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थ्योरी। जी हाँ, तो इस थ्योरी में आपको दो थ्योरी पढ़ाई गई हैं, BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जी हाँ, BBT और CFT तो दो थ्योरीज हैं आपकी। बर्नर का सिद्धांत हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये दो थ्योरीज आपकी इस चैप्टर में है, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है उसको थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आता है।
देखिए यहाँ पर जो आपका संक्षिप्त टिप्पणी आना है वो सबसे ज्यादा है वर्ण क्रम रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वर्ण क्रम रासायनिक श्रेणी। इस पर शॉर्ट नोट बहुत बार पूछा गया है, स्पेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, सॉरी सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वर्णक्रम रासायनिक श्रेणी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो CFT के अंतर्गत आता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पर टिप्पणी, ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो CFT के अंतर्गत, और उच्च तथा न्यून चक्रण संकुल, हाई स्पिन, उच्च एवं न्यून, लो स्पिन, न्यून चक्रण संकुल, हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये आपके यहाँ पर शॉर्ट नोट है इस चैप्टर में। और इसके अलावा आपके क्वेश्चन तो बहुत टाइप के बनते हैं BBT के अंतर्गत कि भैया वर्ग समतली संकुलों के लिए d ऑर्बिटल के विपाटन को प्रस्तुत करें, समझाएं, चतुष्फलकी के लिए d ऑर्बिटल्स का विपाटन समझाएं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, ठीक है, तो आप संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मतलब इन थ्योरीज को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेंगे, स्प्लिटिंग को समझ लेंगे, तो आप आराम से इस यूनिट के सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो। इसके अलावा ये आपके शॉर्ट नोट हैं इस यूनिट्स में जो आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में इस यूनिट के अंतर्गत आते हैं। अब आपकी बची लास्ट सबसे मोस्ट यूनिट, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड है क्योंकि उसमें स्पेक्ट्रा की चर्चा है, मैग्नेटिज्म की चर्चा है, तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला यूनिट है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला यूनिट है। और थोड़ा सा स्पेक्ट्रा क्या है कि स्पेक्ट्रा जब आप पढ़ते हो, जैसे एनुअल एग्जाम होता था, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के 2 यूनिट हुआ करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड। स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट के अंतर्गत आप रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ते हो, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंतर्गत आप इनका अध्ययन करते हो। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड के अंतर्गत आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। इसके अलावा फ्रैंक कंडन सिद्धांत, मतलब जब आप एनुअल में फाइनल ईयर में आप जब पहुंचते थे, आप चूंकि सेमेस्टर वाइज कोर्स है, तो यहाँ पर पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, केवल कॉम्प्लेक्सिंग के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। और ऑर्गेल एनर्जी डायग्राम, ऑर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख भी आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं। तो थोड़ा स्टैंडर्ड टॉपिक है ये, ठीक है, लेकिन आप अगर इसको पूरा नहीं सीख सकते हैं तो आप इसमें से क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे एग्जाम के टाइम पर। हालांकि ये टॉपिक फ्यूचर के लिए तो बहुत मोस्ट है भैया और बहुत ही स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर भी अब इसमें क्वेश्चन आप कौन कौन से ध्यान दे सकते हैं वो आपके लिए हम उपाय लेकर आए हैं कि ये आपका विशाल जो अध्याय है इसमें से आप मात्र कुछ क्वेश्चंस को ध्यान देके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं जी। तो देखिए यहाँ पर DD ट्रांजिशन के लिए वर्ण नियम यहाँ पर सबसे ज्यादा मोस्ट है। DD संक्रमण, DD संक्रमण के लिए वर्ण नियम, सिलेक्शन रूल्स। DD संक्रमण के लिए वर्ण नियम मोस्ट है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर शॉर्ट नोट,
इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण और डीडी संक्रमण के लिए वर्ण नियम दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख, ऑर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख, ऑर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख, एक कोई आरेख आपको सीख लेना है, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज, चुंबकीय सुग्राह्यता पर टिप्पणी, चुंबकीय सुग्राह्यता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज पर टिप्पणी, ये बहुत मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा गया है क्यूरी, जी क्यूरी का नियम, क्यूरी नियम और क्यूरी बीज नियम, क्यूरी बीज का नियम, ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भैया पूछा गया आपसे सबसे ज़्यादा। जी हाँ, इसको आपको ज़रूर ध्यान देना है, ज़रूर ध्यान देना है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज को आपको ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ध्यान देने हैं, और ये सबसे ज़्यादा आपका पूछा गया है। इसके साथ साथ लापोर्ट वर्ण नियम, चक्रण वर्ण नियम, लापोर्ट, ये भी सबसे ज़्यादा पूछा गया। लापोर्ट सिलेक्शन रूल, लापोर्ट वर्ण नियम और चक्रण वर्ण नियम, ये सबसे मोस्ट शॉर्ट नोट हैं यहाँ पर। इस टॉपिक के सबसे मोस्ट टिप्पणियाँ हैं। अब देखिए, हमने हर यूनिट से आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उनको सेलेक्ट करके आप तक पेश किया है। अब इन्हीं क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। अब इनमें से आप कितना पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप अपने स्तर से वो अरेंज कर सकते हो। तो साथ ही अगर आपको ये हमारा वीडियो आज का शानदार लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, हम आपको बेहतर जानकारी दे पाए कि नहीं, या इस वीडियो में क्या कमी रह गई है। साथ ही भैया इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि देखिए इन परीक्षाओं के दिनों में प्रत्येक विद्यार्थी का भला हो सके, है ना। प्रत्येक विद्यार्थी, ग्रेजुएशन के जो छात्र, अक्सर स्टूडेंट्स परीक्षाओं के दिनों में तनाव से जूझ रहे होते हैं कि क्या पढ़ा जाए, पढ़ने में उनका मन भी नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स वो उनके रजिस्टर में हो जाता है। तो ऐसे में उनको जो है आलस अनुभव होता है, और वो आनंद जो देखिए, जो स्टूडेंट पूरी साल पढ़ते हैं, कंटिन्यू पढ़ते हैं, देखिए सतत और कंटिन्यू वर्क की तो बात ही अलग है। तो अगर जो सतत या कंटिन्यू जो पढ़ते हैं उनको समस्या नहीं रहती है, लेकिन जो कंटिन्यू पढ़ते नहीं हैं उनको बड़ी समस्या, बड़ी उलझन आ जाती है अंतिम समयों पर। तो उनके लिए ये वीडियो जरूर सहायक सिद्ध होगा। इसी उद्देश्य पर हमने एसडी केमिस्ट्री के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास किया है। इसलिए अब एक कर्तव्य आपका भी बनता है कि भाई आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि हर विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी समस्या का समाधान हो सके, उनको एक आइडिया मिल सके कि भैया हमें कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, किस तरह के लॉन्ग आने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो हम आपका क्वेश्चन पर और बना देंगे, एक मतलब गेस्ट पेपर पर बना देंगे आपका, कि मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं, पेपर का पैटर्न, पेपर का पैटर्न क्या होता है। अभी हमने आपको यूनिट वाइज मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं कि मोस्ट क्वेश्चन एक एक चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, इसको डिस्कस किया है। इसके बाद अब
पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर में कितने शॉर्ट आते हैं, कितने हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने लॉन्ग आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा बहुत ही जल्द। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो भैया लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल SD केमिस्ट्री में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। धन्यवाद।